हमने बहुत सारी ऐसी सोनोग्राफी देखी होंगी जिसमें बच्चेदानी में सूजन जो है लिखी होती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चेदानी में सूजन हो गई, अब हमारे साथ क्या होगा, अब हमें क्या करना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल। आज मैं बात कर रही हूँ बच्चेदानी में सूजन, जिसको कि हम बोलते हैं एडिनोमायोसिस। 100 में से 10 से 15% महिलाओं को अफेक्ट करती है। ज़्यादातर ऐसी महिलाओं में देखने के लिए मिलती है जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है और जिनके पहले बच्चे हैं। अब हम जानेंगे कि एडिनोमायोसिस एक्चुअली होती क्या है। हम सभी जानते हैं कि माहवारी के दौरान एंडोमेट्रियम यानी बच्चेदानी की परत बाहर निकलती है और ये हर महीने ऐसा होता है। लेकिन जब बच्चेदानी की परत बाहर निकलने के साथ साथ बच्चेदानी के अंदर भी जानी शुरू हो जाए, इसकी और अंदर जाके मायोमेट्रियल सिस्ट यानी छोटे छोटे खून के गड्ढे बनाने शुरू कर दें और इसकी वजह से बच्चेदानी का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं एडिनोमायोसिस। इसको हम समझेंगे एक डायग्राम के माध्यम से। ये है नॉर्मल यूट्रस, जिसकी लंबाई मोटे मोटे तौर पर होती है 6 सेंटीमीटर के आसपास, और ये है बच्चेदानी की परत जिसको कि हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। लेकिन जब एडिनोमायोसिस डेवलप होनी शुरू होती है और ये परत थोड़ा थोड़ा अंदर जाना शुरू होती है, तो यहाँ पर बच्चेदानी में मायोमेट्रियल सिस्ट दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं, जो कि अल्ट्रासाउंड में छोटी छोटी सिस्ट जैसी दिखाई देती हैं। और ये जो स्ट्रक्चर हो जाता है ये कम क्लियर होता चला जाता है। धीरे धीरे करके जब साल दर साल ये होता रहता है तो बच्चेदानी का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है। यह आकार बढ़ के 12 सेंटीमीटर से ऊपर तक का हो सकता है। एडिनोमायोसिस में जो बच्चेदानी मैक्सिमम बड़ी हो सकती है वो 12 सेंटीमीटर है। इससे ऊपर अगर बड़ी होती है तो एडिनोमायोसिस नहीं है। इसके अलावा ये तो डिफ्यूज एडिनोमायोसिस है, जिसको कि हम बोलते हैं कि पूरा का पूरा यूट्रस बड़ा हो गया। ये एक चीज़ होती है फोकल एडिनोमायोसिस, यानी कि बच्चेदानी की जो परत सब जगह अंदर जा रही थी वह सब जगह न जाके सिर्फ एक ही तरफ अंदर गई, तो इस वजह से एक एरिया ज़्यादा मोटा हो गया। जैसे कि हम देखें कि ये एरिया पतला है और इस एरिया की थिकनेस बड़ी हो गई। कई बार ये ऐसे इतनी बड़ी भी हो सकती है और इसको हम फोकल एडिनोमायोसिस बोलते हैं। जब भी फोकल एडिनोमायोसिस होती है तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इसको और बच्चेदानी में गठान, जिसको कि हम फाइब्रॉइड बोलते हैं, उन दोनों में अंतर करना, क्योंकि दोनों में ट्रीटमेंट में थोड़ा अंतर है। तो फोकल एडिनोमायोसिस थोड़ा सा कम कॉमन है। डिफ्यूज एडिनोमायोसिस यानी कि पूरी बच्चेदानी में एडिनोमायोसिस ज़्यादा कॉमन। एडिनोमायोसिस यानी बच्चेदानी में सूजन की वजह से जो आपको दिक्कतें हो सकती हैं वो है कि माहवारी में खून का ज़्यादा जाना, क्योंकि बच्चेदानी का आकार बढ़ गया है। माहवारी में दर्द बहुत ज़्यादा होना, क्योंकि बच्चेदानी में जो खून इकट्ठा हो रहा है बच्चेदानी के अंदर वो हर माहवारी के दौरान ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और वो अपने आप में बच्चेदानी को स्ट्रेच कर रहा है। पेट में निचले हिस्से में दर्द बने होना, क्योंकि वहाँ बच्चेदानी आकार में बड़ी हो रही है। इसके अलावा अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं है तो यह एडिनोमायोसिस अपने आप में प्रेगनेंसी में भी दिक्कत दे सकती है। क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियम जिसमें प्रेगनेंसी ठहरती है वो अपने आप में बहुत फुली डेवलप नहीं हो पाती। दूसरा, कई बार एडिनोमायोसिस के साथ एंडोमेट्रियोसिस का मेरा एक वीडियो है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं उसके बारे में ज़्यादा समझने के लिए। कई बार उसके एडिनोमायोसिस के साथ एंडोमेट्रियोसिस भी पाई जाती है, इस वजह से प्रेगनेंसी ठहरने में दिक्कत होती है। बात अब आती है कि हमें इलाज क्या करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और आपको सोनोग्राफी में सिर्फ पता चला है तो कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही रहने दें। एडिनोमायोसिस अपने आप में कैंसर में नहीं बदलती है। आपको सिर्फ करना ये है कि साल 2 साल में सोनोग्राफी कराते रहिए, यह देखने के लिए कि कहीं ये बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ रही है। ऐसा हमें कब देखने के लिए मिलता है? जब आपके पहले 2 या 3 बच्चे हों। प्रेगनेंसी और डिलीवरी के दौरान ऐसा माना जाता है कि जो एंडोमेट्रियम है वो यूट्रस के अंदर डिलीवरी की प्रोसेस के दौरान जाती है। इस वजह से जिनके पहले 2 या 3 बच्चे हैं उनमें एडिनोमायोसिस होना बहुत नॉर्मल फाइंडिंग है। हो सकता है आपके यूट्रस का साइज़ 8 से 10 मिलीमीटर हो और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही हो। दूसरा, अगर आपको माहवारी के दौरान ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है
तो सबसे पहले जो ट्रीटमेंट ट्राई किया जाता है वो होता है मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि दवा गोलियों वाला। आपको ऐसी दवा गोलियां दी जाएंगी जो माहवारी का आपका फ्लो भी कम करें और आपको पेन भी कम करें, और ये गोलियां आपको माहवारी के दौरान 3 से 5 दिन के लिए लेनी है। अगर आपके केस में ये ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव है तो आप यही कंटिन्यू करें। इसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम हो रही है या आपको पूरे टाइम पेट में दर्द बना हुआ है, तो तीसरा ट्रीटमेंट होता है LNG IUD। हम सभी ने कॉपर टी के बारे में सुना है और बहुत सारे लोगों ने हार्मोनल कॉपर टी के बारे में भी सुना होगा, जिसको कि पुराने ज़माने में मिरीना के नाम से जानते थे, लेकिन अभी अलग अलग ब्रांड आ गए हैं तो अब इसको LNG IUD के नाम से जानते हैं। ये बच्चेदानी में डाल दी जाती है और एक ये प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज़ करती है बच्चेदानी में, जिसकी वजह से जो एडिनोमाइसिस की प्रोसेस है वो हर माहवारी में बढ़ती नहीं है और धीरे धीरे करके यूट्रस श्रिंक होना यानी कि साइज़ में कम होना शुरू हो जाता है। तो यह अपने आप में इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है जो कि 3 साल तक के लिए इफ़ेक्टिव रहता है और डालने के बाद आपको इफ़ेक्ट 5 से 6 महीने में दिखाई देना शुरू हो जाता है। कैसे दिखाई देना शुरू हो जाता है? आपका पेट में दर्द कम हो जाता है, आपको माहवारी के दौरान फ्लो कम हो जाता है, आपको दर्द कम हो जाता है माहवारी के दौरान। इसके बाद दूसरा ट्रीटमेंट जो अभी रिसेंटली बहुत इंट्रोड्यूस हुआ है वो है एक टैबलेट जिसको कि हम डायनोजेस्ट के नाम से जानते हैं। ये छोटी सी एक टैबलेट होती है, आपको रोज़ लेनी होती है। ये भी एक प्रोजेस्टेरोन नाम की प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की ही टैबलेट है और अपने आप में बहुत इफ़ेक्टिव है। यूट्रस का साइज़ धीरे धीरे करके कम होता चला जाता है और आपके पेन भी कम होते जाते हैं। कई बार जब हम डायनोजेस्ट ले रहे होते हैं, पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, तो हो सकता है कि आपको पीरियड बंद हो जाए, जो कि एडिनोमाइसिस में एक अच्छा सिम्टम माना गया है। जब डायनोजेस्ट आपको बंद की जाएगी तो आपके पीरियड वापस से शुरू हो जाएंगे। डायनोजेस्ट भी 6 महीने से लेकर 2 साल तक ली जा सकती है। आखिरी ट्रीटमेंट आता है अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं है तो फिर कुछ केसेस में एडिनोमायोमेक्टमी यानी कि ऐसा पोर्शन जो कि एडिनोमायोमा से ग्रसित है उसको निकालने का प्रोसीजर। ये एडिनोमायोमेक्टमी सिर्फ उन्हीं केसेस में की जाती है जिनमें कि फोकल यानी कि एक एरिया में एडिनोमाइसिस डेवलप हुई हो और हम निकाल सकें। डिफ्यूज एडिनोमाइसिस यानी कि पूरा का पूरा यूट्रस गोल हो गया हो, उन केसेस में एडिनोमायोमेक्टमी नहीं की जाती। इसके इन सब के ऑप्शंस के बावजूद भी आपको दर्द बना हुआ है, अगर आपकी फैमिली कंप्लीटेड है, एज मुख्यतः 40 साल से ऊपर है, तो फिर यह भी ऑप्शन बहुत बुरा नहीं है कि आप बच्चेदानी निकलवाने की तरफ चले जाएं। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यह भी है कि जब भी फोकल एडिनोमाइसिस होती है तो हमें ये देखना ज़रूरी होता है कि कहीं ये फाइब्रॉइड तो नहीं है। अगर ये फाइब्रॉइड है तो हम लेप्रोस्कोपिकली निकाल सकते हैं, बहुत ये छोटा प्रोसीजर है, बहुत मेजर प्रोसीजर नहीं। लेकिन एडिनोमायोमेक्टमी जब भी हम करते हैं तो अपने आप में ये बहुत मेजर सर्जरी है। इसमें कुशलता की यानी एक्सपर्टाइज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और आगे चल के प्रेगनेंसी अगर होती है तो बहुत ध्यान रखना होता है क्योंकि यूट्रस के रप्चर होने का रिस्क होता है। धन्यवाद। ये सारी जानकारी एडिनोमाइसिस से रिलेटेड। अगर आपको इससे संबंधित कुछ भी पूछना हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।